टाइम बाद लेक्चर आ रहे हैं, तो चलो वो सब तो आता रहेगा। अब लेक्चर रेगुलरली रहेगा। तो चैप्टर कौन सा शुरू करें? सेकेंड चैप्टर करते हैं, वर्क, एनर्जी एंड पावर। स्टार्ट होगा वर्क से। देखो राइटिंग थोड़ी बुरी है, आगे के वीडियोस में नहीं बताऊंगा, राइटिंग बुरी है। अभी वर्क क्या हुआ, तुम्हारी परिभाषा में बात करें तो मैंने इस दीवार को धक्का दिया, मैं तो थक गया, वर्क हुआ? वर्क तो नहीं हुआ। अब ये सब तो देखो 7th 8th वाली बातें तो तुमको पता ही है, तो फिर भी चलो फिर से शुरू से करते हैं। तो सबसे पहले वर्क पकड़े हम लोग, W इज इक्वल टू, अभी इस पे तुमने धक्का लगाया। अच्छा, अगर कोई किसी और चीज़ पे तुम धक्का लगाते, जैसे किसी बहुत बड़ी सी बॉल वैसे कस कर पुश करते तुम, तो वो बॉल तो आगे घूमते हुए जाती। मतलब वो बॉल पे तुमने वर्क फोर्स लगाया तो वो काम करी। तो इससे एक बात तो पता चली हम लोगों को कि वर्क फोर्स पे डिपेंड करता है। लेकिन ये क्यों नहीं हिली फिर? वर्क तो हुआ, वर्क क्यों नहीं हुआ इस दीवार पे? क्योंकि हिली नहीं शायद। बॉल हिली तो वर्क हमारा हुआ, ये नहीं हिली तो वर्क नहीं हुआ। एक और बात इससे सामने है कि वर्क डिस्प्लेसमेंट पे भी डिपेंड करता है। क्या इतना पूरा है? ये पूरा तो नहीं है, क्या मिसिंग है? कॉस थीटा, यानी कि इससे ये समझ में आ जाता है हम लोगों को कि फोर्स का कौन सा कंपोनेंट काम किया। मतलब कॉस थीटा ही काम करेगा क्योंकि वो थीटा के साथ होता है इन जनरल कंडीशंस। तो देखो आओ समझे कॉस थीटा की कहानी कहानी। अब देखो मान लो ये है, ये ऐसे बॉक्स है, इसका वेट चलो m मान लेते हैं, छोड़ो। अभी यहाँ पे इस पे एक फोर्स लगा F, और इसने एक बनाया यहाँ पे थीटा विच इज इक्वल टू 37 डिग्री। यहाँ पे भी एक बात बताऊँ, मुझे 11th में आती है लेकिन पढ़ लो, पढ़ना तो वही है। यहाँ से एक, यहाँ से एक, ये दो कंपोनेंट है फोर्स के। अभी तुम तो इतना समझो कि जो थीटा के साथ आएगा वो होगा कॉस थीटा, कॉस थीटा लिख दिया, और जो थीटा के साथ नहीं है तो क्या बचा, साइन थीटा। अभी यहाँ पे क्या करें, अभी ये फोर्स क्या है, तो ये फोर्स के कंपोनेंट से तो पीछे F लगा दो दोनों के, F साइन थीटा F कॉस थीटा। अभी मान लो ये ब्लॉक चला 5 मीटर अपने रास्ते और पहुंचा यहाँ पे, M ही है ये, देखो दूसरा ब्लॉक नहीं है। तो 5 मीटर चला, अब किस फोर्स की वजह से चला? इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से? ये तो पक्का इसकी वजह से चला क्योंकि यही लगाया हमने। अब ये बताओ इसकी या इसकी? चलो सोचो, 1 2 3, मैं आंसर बता रहा हूँ, इसकी वजह से। बताओ क्यों? देखो सिंपल है, ये तो ऊपर लगा है, ब्लॉक को ऊपर भेजे हम लोग, नहीं, फोर्स हम लोगों का इसको खींचा 5 मीटर इधर की तरफ। जब इसने 5 मीटर इसको इधर भेजा तो कौन सा भेजेगा, कॉस थीटा ही इसको इधर भेजेगा, साइन थीटा नहीं भेजेगा। इसीलिए हम लोगों ने वर्क, अगर यहाँ पर हम लोग W इज इक्वल टू एफ एस लिख देते, फोर्स को कंसिडर कर लो 10 जूल है, तो यहाँ से गलत हो जाता क्योंकि तब हम लोग लिखते हैं W इज इक्वल टू 50 जूल। गलत है ये तो क्या गलती हुई यहाँ पे? यहाँ पे गलती कॉस थीटा की हुई। अब ये फॉर्मूला सही है, अब निकालो आंसर हो जाएगा। हाँ मैंने ये तो बताई नहीं थीटा वाली कहानी तुम लोगों को। तो देखो ये एक ट्रायंगल होता है,
दोनों ही समझ लो तुम, एक 53 डिग्री का, एक 37 डिग्री का। तो इसके आता है 3 4, अरे सॉरी 3 5 4, और यहाँ पे 4 3 5। जैसे फिजिक्स में यूज होता है, मैथ्स में मत कर देना, अप्रोक्सीमेशन होता है। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग कॉस थीटा निकाले तो चलो ट्रिग्नोमेट्री लगाएं, साइन कॉस टेन, नीचे वाले नहीं लिख रहा हूँ, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, 37 वाला ट्राइंगल पकड़ा, तो बेस है 4, हाइपोटेनस 5, तो लिख दो W इज इक्वल टू 10 इंटू 5 इंटू 4/5, 4/5, 5 से 5 गया तो वर्क तो आया 40 जूल, 10 जूल निकल गया साइन थीटा में। तो देखा, बढ़िया था ना, ये होता यही है। देखो चीज बढ़िया, मैंने यहाँ पे 10 जूल बोला, तुमने मान भी लिया, मैं वो थोड़ी होगा, इन दोनों का इसका अलग आएगा, इसका अलग आएगा, फिर इन दोनों के उसका मैग्नीट्यूड पकड़ के जब तुम स्क्वायर रूट करोगे तो वापस से 10 आएगा। तो होता ऐसे ही है। तो वर्क की बेसिक डेफिनेशन यही है। अब मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा नहीं कि वो फोर्स की डायरेक्शन में जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क माना जाता है, नहीं तो नहीं माना जाता है, ये सब तुम लोग पढ़ चुके हो ऑलरेडी, तो ये बताने की कोई मतलब नहीं है। तो चलो बुक में देखें अगला टॉपिक क्या है। तो अगला जो हम लोग को देखना है वो है कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स। तो चलो बोर्ड खाली करें थोड़ा, एफ एस कॉस थीटा छोड़ देते हैं, वो तो हमारा नायक है। कॉस थीटा चला। अब यहाँ पे देखते हैं, तो अपना पहला केस क्या था, फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स। तो पहला पकड़ो पॉइंट क्या है, कंपोनेंट ऑफ, ऐसी लिखे दे रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट है अलोंग फोर्स। तो चलो बुक का एग्जाम्पल पहले देखें क्या दिया बुक में। अरे ये सब तो बढ़िया है? चलो आओ करें फिर बना लिया ट्राइंगल। सर ट्राइंगल बहुत बनाते हैं। अभी एक ब्लॉक मान लो यहाँ था, वो यहाँ पहुंच गया, इस पे एफ लगाया, तो डिस्प्लेसमेंट इसने AC कवर किया जो कि था S, और एक ये पकड़ दो। अभी हम लोग इन दोनों को अगर पकड़े हैं तो यहाँ पे थीटा है। हाँ। तो अभी हम लोगों ने फिर पढ़ा था ना, साइन कॉस टेन, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो कॉस पकड़ो, बेस अपॉन हाइपोटेनस पकड़ो, BC अपॉन AC। तो कॉस थीटा आएगा, 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है, कंफ्यूज मत होगा, इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि BC अपॉन AC। पता है वह बढ़िया लड़का था, मुझको मिला था, उसको वो ऐसा कुछ भी होता था ना, कोऑर्डिनेट जब ऐसे लिखते थे, BC AC लाइन ऐसे लिखते थे, तो ऐसा BC AC है तो वो CC काट देता था, कहता था आ गया आंसर। तुम लोग ऐसा मत करना, हालांकि तुम लोग तो समझदार बच्चे हो। तो अभी BC की वैल्यू क्या है, BC हम लोग का क्या है बताओ, यही है
देखो मैंने तुम लोगों को इजीली बता दिया था कि थीटा के अलोंग होगा तो कॉस थीटा, वैसे वाला होगा साइन थीटा। यहाँ पे ऐसे भी समझ लो, वो तो 11th की कहानी है क्योंकि। तो बी सी इज इक्वल टू ए सी कॉस थीटा। ठीक है, आया समझ। तो अभी बी सी इज इक्वल टू ए सी कॉस थीटा। ए सी को एस लिया है तो एस कॉस थीटा आ गया, हेंस प्रूव्ड। अभी हमारा सेकंड में हम लोगों को क्या प्रूफ करना है? हम लोगों को प्रूफ करना है along component of force along the displacement। तो यहाँ पे हम लोगों को देना है इसको, ओहो ये वाला बढ़िया है, इसमें कंफ्यूज हो गए तुम लोग, पक्का कंफ्यूज हो गए। और बहुत समझदार बच्चे हालांकि नहीं होते। यहाँ पे है फिर से हमारा बॉक्स, ठीक आया समझ। अब लगाया फोर्स, ये भी समझ आया। तो यहाँ पे ये कंसिडर करो फोर्स, एकदम बुक की तरह समझाता हूँ। यहाँ पे आया एन, ये गया इधर थीटा। एक बार बुक की तरह समझाने में प्रॉब्लम बड़ी होती है, और बुक की तरह नहीं समझाऊंगा तो बोर्ड में नहीं मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ आया थीटा, इसको क्या माने बताओ, क्या मानेगा मैंने? चलो डी होंगे। यहाँ बचा एफ लग रहा है ना, चलो तो इसको एफ ही मान लेते हैं। फिर से इसको कंसिडर करो, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो जब यहाँ से एन ए बेस है, हाइपोटेनस एफ ए है, एफ लग रहा है यहाँ पे, कॉस थीटा किधर लगेगा? तो चलो फिर से 10th वाले तरीके से प्रूव करें। कॉस थीटा, यहाँ वाला थीटा का कर रहे लो, इस थीटा को बोल ही मारो। तो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो एन ए अपॉन एफ ए गया, एन बाई एफ आ गया है। नहीं राजू भैया वाली देखनी नहीं अपनानी है। तो एन ए बाई एफ, ये हमारा है एफ, तो एन ए इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। सर बोर्ड बड़ा बचाता है ना। चलो भाई ये सब नोट करो, वेट करते हैं। 1 2 3 वेट खत्म। चलो मिटा रहा हूँ मैं, लिख लिया ना, मिटा रहा हूँ। देखो जब तो मजा लोगे पढ़ाई में तब तक बढ़िया है, जहाँ पढ़ाई को सजा दे दिया तो मार्क्स भी सजा दिए करे आते हैं। अंडा, ये बोर्ड आ रहा है ना इतना एरिया, रुको एक बार चेक करें। हाँ आ रहा है बढ़िया। सर ज्यादा फ्रैंक हो जाता है। चलो आगे है। अभी इतनी कहानी से एक चीज तो समझ में आई होगी कि वर्क किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। जिसको नहीं समझ में आई वो चुल्लू में पानी ले और डूब जाए उसमें। तो डब्लू, यार तुमको लिखना पसंद नहीं होता है, आलसी है से। डब्लू डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी ओके है। तो अब पहला तुम लोग सोचो क्या होगा। तो मॉड एफ, फिर से सर 11th का टर्म ले रहे हैं, ये होगा मैग्नीट्यूड। मैंने पहले ही बोला राइटिंग इग्नोर करेंगे सब,
जिसको धीमा लग रहा है लेक्चर वो आगे करे 1.7 स्पीड में देखे, 1.5 स्पीड में देखे, 2 में देखे। अगला आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा नहीं, डिस्प्लेसमेंट। अब थर्ड सोचो, थर्ड बढ़िया, सोचो 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 सोचो। अब चलो शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आ गया ना, आ गया। राइटिंग फिर से इग्नोर करेंगे सब, और जितना बताया है उतना लिख लेंगे। चलो बहुत बढ़िया, मिटा रहा हूँ मैं, मिटा रहा हूँ, लिख लो जल्दी से। जो नहीं लिख पाए वो पॉज करें, फिर से लिखें, बार बार बताना पड़ता है, तो नलायक बच्चे हैं। चलो अब आते हैं उन चीज़ों पे जिन चीज़ों को तुम लोगों को बहुत अच्छा आइडिया है पहले से, हालांकि पूरे वर्क का ही है, लेकिन फिर भी चलो। तो वो चीज़ है स्पेशल केसेस। सर ये तो हमारा नाम है स्पेशल केसेस, बड़ी बढ़िया चीजें हैं। फिजिक्स तो सबसे बढ़िया। अभी देखो पहले केस में बहुत सिंपल, हर चीज में लग जाता है, जहां पे थीटा की वैल्यू हो 0, मतलब समझ नहीं आया, थीटा की वैल्यू जब 0 होगी तो वर्क क्या आएगा तुम्हारा। और तुम लोगों को एक और शॉर्टकट सिखाऊं पॉजिटिव लिखने का, W इज इक्वल टू ऐसा लिखो, और है ना बढ़िया। मैं इसके आगे लगा देता हूँ, मुझे बढ़िया लगता है, आई लगाओ ना लगाओ ये लगा दो, आ गया। तो अब पॉजिटिव कैसे हुआ W, वही बक्सा पकड़ा हमने, बस इस बार हम लोगों ने उसको सीधे सीधे खींच लिया। तो अब बॉक्स फोर्स एंगल बना कोई नहीं बना, 0 डिग्री थीटा, थीटा 0 डिग्री, 5 मीटर चला ये, 10 जूल का फोर्स W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 0, थीटा 0 एकदम एक जैसे होता है, एफ एस कॉस 0, तो W इज इक्वल टू कॉस 0 की वैल्यू 1, तो एफ एस विच इज इक्वल टू 50 जूल at this position. Simple. सेकेंड चीज राइटिंग फिर से इग्नोर करेंगे। अभी देखो बुक में इसके एग्जांपल्स बहुत दिए हैं, तुम लोगों को पता ही होंगे, कुछ भी लिख दो यार, कुछ भी लिख दो, एग्जांपल हो जाएगा। अभी तुम लोगों की बुक में अगला दिया है व्हेन वर्क डन इज 0, वर्क डन 0 कब होगा, कॉस की वैल्यू 0 कब हो जाती है, कॉस थीटा की, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री ना, नहीं 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0/√, 0, क्योंकि W होता है एफ एस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू एफ एस कॉस 90, कॉस 90 इज इक्वल टू 0, 0 इंटू कुछ भी कर दो आंसर आएगा बड़ा सा 0 है, परफेक्ट। इसका एग्जाम्पल अब बचपन से पढ़ रहे हो, घूम के आए,
जहां से इनिशियल पोजीशन जो थी वही फाइनल पोजीशन है, तो वर्क डन आ गया 0। और एक तो थीटा 90 पकड़ेंगे तो 0 आएगा। अभी थीटा 90 का पकड़े, मतलब देखो एक्चुअली में ये होता है ना, या तो डिस्प्लेसमेंट 0 कर दो या तो थीटा 0 कर दो, यही तो कंडीशन भी है। इसी से एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गिव टू कंडीशंस व्हेन वर्क कैन बी 0। कंडीशन देनी, एग्जाम्पल देने नहीं है, तो कंडीशन क्या दे दो, एस पकड़ो, गोला घुमा दो एस को, या बता दो कि जहां से इनिशियल पॉइंट पे एस शुरू हुआ था वहीं पे बंदा वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट उसका हो गया 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। अभी या फिर थीटा को 90 बता दो, जैसे अगर एक कुली है वो ऐसे लेके चल रहा है सामान, तो उसका तो 90 डिग्री बन गया ना, पूरा सिस्टम बना ही नहीं, बन गया। तो वो जब 90 डिग्री बन गया उसका पूरा सिस्टम, तो कर दो cos 90 इक्वल्स टू 0, कहानी खत्म नहीं है भाई। अब मैं एग्जाम्पल की कथा फिर से नहीं गा रहा, तो अभी आते हैं थर्ड केस पे, ये नया है थोड़ा है। थर्ड, जब वर्क हो हमारा क्या हो, नेगेटिव हो। नेगेटिव मतलब नेगेटिव कैसे होगा, अब देखो बहुत बढ़िया है कि वर्क नेगेटिव कैसे होगा, जब थीटा 180 हो जाए, देन cos थीटा would be equal to -1। क्या बात बताई है, हमने तो cos 90 तक ही पढ़ा था, तो 180 आ गया, cos थीटा आ गया -1। सारी राइटिंग ऊपर जा रही है, कोई नहीं, इसका cos थीटा आप निकाल लेंगे, तो थीटा आया -1 cos थीटा। अभी अब ये कंडीशन आएगी कैसे, देखो अभी ये तो मैं फिर से जैसे हर एक बार लिखा है फिर से लिखूंगा ही, आदत सी है थोड़ी। एफ एस cos 180, फिर W आ गया -FS, बिकॉज दिस वॉज इक्वल -1। सिंपल, बढ़िया है, आ गया -FS हमारा। अब ये होगा कब, मान लो ये हैं हमारे राजू भैया, हंसा दे राजू भैया को, डरावनी हंसी हो गई है, तो राजू भैया, राजू भैया निकले सैर पे, राजू भैया चले 20 मीटर, राजू भैया को फिर से बनाना पड़ेगा, ओवर दो तो राजू भैया के, तो राजू भैया चले बढ़िया, हंस दिए राजू भैया। अभी 5 मीटर चलने में इन पे, ये जिस रोड पे चल रहे थे, रोड को देखो ड्रॉ करना अच्छा है, ये जिस रोड पे चल रहे थे उस पे लग रहा था इन पे फ्रिक्शन। अब इनका डिस्प्लेसमेंट इधर है और फ्रिक्शन इधर है, तो इनका अगर ऐसे मतलब देखें हम लोग, ये है फ्रिक्शन, ये है डिस्प्लेसमेंट, एंगल बन गया 180 डिग्री। तो राजू भैया के ऊपर जो फ्रिक्शन ने काम किया वो होगा -FS। एफ यहाँ पे फ्रिक्शन वाला एफ है, कोई और एफ मत समझना। चलो हो गए केसेस भी पूरे हैं। आज के लेक्चर में तो हम सिर्फ वर्क कवर करेंगे, एनर्जी पावर इन सब के, पावर एक में कर देंगे, एनर्जी के ऊपर 2 बनेंगे। तो एनर्जी शुरू करने से पहले हम लोग 10 मिनट में पावर खत्म कर देंगे। पावर बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी, पावर 11th में भी उतना ईजी है। हाँ बस पावर की चीज़ें याद रखना ज़रूरी है। पावर से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे तुमको। तो अब अगला क्या है भाई,
अब आया मेरा फेवरेट टॉपिक, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। ये बढ़िया लगता है मुझको। अभी तक हम लोग मान रहे थे W इज इक्वल टू एफ एस, सर ने थीटा नहीं लिखा, कॉस थीटा, अरे जाने दो भाई, कॉस थीटा नहीं लिखा कोई बात नहीं, W इज इक्वल टू एफ एस। तो अगर यहीं पे यही हमारी बॉडी ऐसे होती एक रोड पे, रोड क्या छत पे है, मेरी छत यही, तुम्हारी कुछ भी हो, ड्राइंग अच्छी है तो कर लो, तो वो मेरी छत ये है। अब मेरे पास जादू शक्तियां आई और मैंने ये छत एकदम से गायब कर दी। अब इस पे तुरंत क्या लगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका मास था m। तो एक चीज तो बताओ कि एफ एम ए के बराबर होता है, ए यहाँ पे g है, तो और ये छत की मान लो हाइट थी h, तो f तो हमारा हो गया mg के बराबर, तो होना चाहिए W इज इक्वल टू mgs। ठीक है भैया, लेकिन s है क्या है, s हमारा है और कुछ नहीं, W इज इक्वल टू mgh। अरे भाई इसी हाइट से तो नीचे गिरेगा, किसी और हाइट को तो नहीं पकड़ लेगा, तो जब इसी हाइट से नीचे गिरेगा तो हमने इसी को पकड़ लिया h, तो आ गया W इज इक्वल टू mgh। बढ़िया, अभी पता है ये टॉपिक तो आपको बढ़िया हो जाता है आगे चल के, वर्क एनर्जी पावर में बहुत मजा आती है। अभी तुम लोगों को क्या ही पढ़ा दूं, तो चलो वर्क की यूनिट समझते हैं। ये बोर्ड आ रहा है ना, अभी पता चला मिटाने में ढकेल दिया, हाँ बढ़िया आ रहा है। अब चलो को समझते हैं यूनिट्स ऑफ वर्क। अब जब दिया है वो तुम्हें तो समझना ही पड़ेगा। अब पता जब मैं 10th में था तो मुझे मेरे से बहुत डांटे थे, क्योंकि मुझे 1 जूल की डेफिनेशन नहीं याद होती थी, बिल्कुल याद ही नहीं, आज तक नहीं, सही से नहीं, मतलब तुम तो सोचोगे सर नालायक से हैं, पर नहीं थी मेरी लर्निंग पावर अच्छी। तो देखो अब सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि कहानी क्या है यहाँ पे। तो देखें, चलो शुरू करते हैं। यूनिट्स, राइटिंग बहुत बुरी आई है, फिर से इग्नोर मारे और पढ़ते हैं। तो अभी यूनिट्स में हम लोग अभी वर्क की यूनिट अगर तुम देखो तो क्या होगी, F इंटू एस, इसी से आएगी। ये हो गया न्यूटन, ये हो गया मीटर, तो हो गया न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को हम लोग एक और चीज कहते हैं जो कि होती है जूल। तो अब से कोई भी तुमसे पूछेगा कि न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं या वर्क यूनिट क्या है, तुम कहोगे एफ एस, जिसको हम लोग फिर से कहते हैं न्यूटन मीटर, जिसको हम लोग कहते हैं जूल। अभी ऐसा यूनिट है ये, इसकी बात ध्यान रखना। तुम्हें याद होगा 9th में पढ़ा होगा CGS SI, ये सब पढ़ा होगा। तो अभी हो गया ये। अभी इसकी बिगर यूनिट्स क्या होंगी, मेगा जूल, किलो जूल, ये सब तो आता है, ये सब तो बढ़िया है, समझदार बच्चे इतना कर लेंगे। तो होता कितना है किलो जूल मेगा जूल है, तो अगर 1 किलो जूल की बात करें तो 1 किलो जूल हमारा आएगा 10⁻³ जूल के बराबर, और 1 मेगा जूल तुम्हारा, सॉरी जी कहाँ लिख रहा हूँ, मेगा जूल तुम्हारा आएगा 10⁻6 जूल के बराबर। बढ़िया आ गया, रट गए, बैठ जाना चाहिए सब दिमाग में, ये सब बाद में कहाँ रटने जाओगे। इसमें और कोई यूनिट होती है, शायद एक और होती है ना, हाँ एक और होती है गीगा जूल।
जो होता है 10⁹ जूल के बराबर। देखो इसको ऐसे याद कर लो, किलो, मेगा, गीगा और इन सब की पावर 3 से बढ़ाते जाओ। यहाँ पे 1 जूल और लिख लो, है सिंपल। चलो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻0 जूल। 1 जूल इक्वल टू 1 जूल। अब इनमें प्लस 3 पावर में करते जाओ, गीगा जूल तक जाते जाओ। बढ़िया। अभी इसकी सीजीएस यूनिट क्या होगी? सीजीएस बड़ी परेशान करती है ना। हाँ सर, सीजीएस बहुत परेशान करती है, हर चीज में आ जाती है। 10 तक तो याद ही रखनी पड़ेगी। इसकी सीजीएस यूनिट होती है अर्ग। अब ये आई कैसे, देखो फिर से पकड़े, F इंटू एस। F क्या है? F होता है न्यूटन। न्यूटन की क्या थी? डाइन। डाइन। एस की क्या थी? सेंटीमीटर। दोनों की सीजीएस यूनिट तो क्या हो गई? डाइन सेंटीमीटर। दिख नहीं रहा होगा ना ऊपर नीचे, तो चलो ऊपर आ जाते हैं। तो अभी जैसे न्यूटन मीटर जूल हो जाता है, वैसे ही डाइन सेंटीमीटर अर्ग हो जाता है। बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, सब बेसिक, एकदम बेसिक, पढ़ते ही याद हो जाए। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज अब आती है, रिलेशन बिटवीन, बट टाइम लगता है सर को, धीमे लिखते हैं, जूल एंड अर्ग, इसीलिए सर शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। चलो लाइन तो बना लेंगे, नहीं तो कुछ बच्चे होंगे जो साथ में लिख देंगे दोनों। तो रिलेशन क्या है जूल और अर्ग में? तो अगर देखा जाए तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। देखो जूल की डेफिनेशन तुमको वही बुक से याद रखनी होगी, मैं ये बताना भूल गया। वही ना, 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस अ बॉडी टू अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर, ऐसे करके थी ना। अब देखो डेफिनेशन तो तुमको 1 न्यूटन मीटर जैसे ही लिखा मैंने, इससे समझ आ गई। तो अब बढ़ते हैं मेन बात पे, यही चीज सबसे ज्यादा पूछी जाती है। तो 1 न्यूटन पहले पढ़ा है ना, 1 न्यूटन कितना टाइम के बराबर होता है? 1 न्यूटन होता है 10⁵ डाइन के बराबर। चाहो तो कर लो कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो उसको सीजीएस में करके पूरा निकालो, या मेरी बात मानो, इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ डाइन सेंटीमीटर। और अभी हमने पढ़ा डाइन सेंटीमीटर होता है अर्ग। इसी जादू की छड़ी को घुमाओ और 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग लिखो, बोलो जय माता दी, हो गया। तो चलो फिर आज इसी के साथ हमारा वर्क पूरा होता है। आगे 2 या 3 लेक्चर शायद और करने पड़े, जिसमें पावर और एनर्जी हम कवर कर देंगे। तब तक पढ़ते रहें, खेलते रहें और मौज करते रहें। चलो बाय।